हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है दोस्तों। सभी को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, समझनी चाहिए दोस्तों। तो बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी बहुत डाउट चल रहा है। एस राजू की तरफ से है दोस्तों, इस बार बडोनी जी की तरफ से नहीं है। उत्तराखंड शासन दोस्तों टैग है। संवाद 153 के माध्यम से बताया गया है कंप्यूटर आधारित टेस्ट और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से मुझे आपको संबोधित करने की बहुत ज़रूरत महसूस हुई है। यह देखने में आया है कि नकल माफिया ऑफलाइन परीक्षाओं को दूषित करने के लिए बेतहाशा प्रयास करते रहे हैं। अब ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को भी प्रदूषित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई ऑफलाइन परीक्षाओं में उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आयोग ने ऐसे धोखाधड़ी के 3 प्रयासों को पकड़ा और अभियुक्तों के लिए खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन फिर भी वे ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। इस मामले में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से परीक्षा प्रारंभ के 20 मिनट पहले बाहर भेजा गया था, जो कि नकल माफियाओं द्वारा चिन्हित सभी अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंच पाया। सामान्यतः प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले प्रकाश में आते हैं, जिसमें पर्याय समय मिलने पर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं, परंतु आयोग में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। आयोग ने पुलिस के सहयोग से सभी नकल में शामिल अभ्यर्थियों को चिन्हित किया। बहरहाल, नकल को रोकने के लिए आयोग ने जांच प्रक्रिया को कड़ा किया और मोबाइल जैमरों की संख्या में बढ़ोतरी की। कंप्यूटर आधारित टेस्ट का मकसद ही यह है कि इस तरह की धोखाधड़ी की आशंका को न्यूनतम किया जाए और साथ ही उम्मीदवारों को उत्तर देने में सहूलियत दी जाए। किंतु जब नकल माफिया ने नकल कराने में कठिनाई महसूस की, तो उन्होंने कंप्यूटर आधारित टेस्ट की प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए अभियान छेड़ दिया। दूसरी ओर, बदनाम करने के इस अभियान में कुछ दिग्भ्रमित युवाओं की भागीदारी का मुझे दुख है। हितधारकों का मैनुपुलेटेड ऑडियो सोशल मीडिया पर चलाया गया। कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा संचालित करने में सहयोग कर रही है। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड बताकर आयोग व राज्य सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। यहां तक कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कुछ उम्मीदवार कंपनी पर ब्लैक लिस्ट होने का आरोप लगाते हुए आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए। इस याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आयोग के सचिव श्री संतोष बडोनी परीक्षार्थियों से बिना किसी रुकावट के मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी इस सर्वसुलभता एवं पारदर्शिता का भी इन दिग्भ्रमित युवाओं ने लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए आयोग ने इन लोगों को नोटिस जारी किया। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे नकारात्मक अभियान आयोग के अधिकारियों के मनोबल को कम करने के साथ साथ अंततः योग्य उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं इस तथ्य की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्यों कंप्यूटर आधारित टेस्ट और ऑफलाइन परीक्षा दोनों का युग्म उपयोग में लाया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए नियुक्ति की गति को 3 गुना तक किया जा सकता है। यह पाया गया है कि सीबीटी के जरिए 3 से 4 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन परीक्षा में परिणाम निकलने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। आयोग ने दिसंबर 2022 तक विभिन्न प्रकृति के कम से कम 10,000 पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन का लक्ष्य रखा है, और यह लक्ष्य बिना ऑनलाइन परीक्षाओं के संभव नहीं है। आयोग की ऑनलाइन परीक्षाएं एक ऐसी कंपनी ले रही है जो देश में सबसे अधिक परीक्षाएं कराने वाली दूसरे नंबर की कंपनी है। यह भारत सरकार द्वारा विनियमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शाखा है। आयोग के काम के लिए इसका चयन खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया। निविदा दाताओं से चयन के समय इस आशय का शपथ पत्र लिया गया था कि वे कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं। हाल में ब्लैक लिस्टेड संबंधी मीडिया रिपोर्ट के बाद कंपनी ने फिर से स्पष्ट किया कि वह 1999 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं रही। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों की परीक्षाएं अभी भी इसी कंपनी द्वारा कराई जा रही हैं। देश में केंद्र सरकार की 100% परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। राज्यों में भी 50% परीक्षाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। परंपरागत ऑफलाइन के मुकाबले कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अनेक फायदे हैं। चूंकि इसमें कागज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका न्यूनतम है। प्रश्न पत्रों को ओएमआर सीट को इधर से उधर नहीं ले जाना पड़ता, इसलिए प्रश्न पत्र लीक होने के आसार समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने का अंदेशा तभी हो सकता है जबकि कंपनी का सेंट्रल सर्वर हैक हो जाए। यह सेंट्रल सर्वर किसी बड़े शहर में होता है, जहां से प्रश्न पत्र परीक्षा से केवल 2 घंटे पहले यह परीक्षा केंद्र को ट्रांसमिट होता है।
और उम्मीदवार के डेस्क पर यह तभी डिकोड होता है जब उम्मीदवार इस पर लॉगिन करता है। तब तक यह इनक्रिप्टेड रूप में रहता है और हैक हो जाने की स्थिति में भी सामान्य हिंदी अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जा सकता। प्रत्येक डेस्कटॉप में सभी प्रश्नों का अलग सीक्वेंस यानी क्रम होता है। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग का किसी प्रकार शिकायत की स्थिति में अवलोकन किया जा सकता है। केंद्रों की निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र में जिला मजिस्ट्रेट और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA द्वारा नामित पर्यवेक्षक तैनात रहते हैं। ITDA के इंजीनियर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित होते हैं। माउस का प्रत्येक मूवमेंट रिकॉर्ड होकर आयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है ताकि किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके। यह अनुभव सिद्ध है कि उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन परीक्षा में अपने उत्तरों के संशोधन के लिए लगभग आधा घंटे का समय बच जाता है। ऑफलाइन परीक्षा में जहां OMR सीट में अंकित उत्तर को संशोधित करना संभव नहीं होता, वहां CBT टेस्ट में परीक्षा के दौरान उत्तर कभी भी संशोधित किया जा सकता है। निहित स्वार्थों द्वारा अभ्यर्थियों के दिमाग में एक बात यह डाली गई है कि नॉर्मलाइजेशन से उनको नुकसान होगा। उनको यह भ्रमित किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से वास्तविक अंक को नॉर्मलाइज्ड अंक में भारी अंतर होता है, जबकि वस्तुतः यह सही नहीं है। मैं एक चार्ट परिशिष्ट के रूप में संलग्न कर रहा हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 4 ऑनलाइन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन और वास्तविक अंकों में बड़े अंतर की आशंका किस तरह आधारहीन है। वास्तविक और नॉर्मलाइज्ड अंक का अंतर बहुत ही कम है। 70% मामलों में यह तो अंतर ±2 ही है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि सभी पालियों में प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर एक जैसा होना संभव नहीं है और उनके इस स्तर में अंतर का होना स्वाभाविक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको भी अलग अलग समय में एक ही परीक्षा देने को कहा जाए तो प्राप्त अंकों की संख्या अलग होगी। एक खतरनाक विचार यह फैलाया जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा राज्य के हर विद्यालय और महाविद्यालय में आयोजित हो सकती है, जबकि ऐसा किया जाना वस्तुतः संभव नहीं है, क्योंकि कई विद्यालयों में बैठने की भी सही व्यवस्था नहीं होती। विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षाओं तथा रोजगार परक परीक्षाओं में भारी अंतर होता है। बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करनी अपेक्षाकृत आसान होती हैं। वह त्रुटियों का अधिक स्तर भी सह्य हो सकता है, लेकिन रोजगार परक परीक्षाओं में त्रुटि का स्तर 0 ही रखना होता है। आप सभी विज्ञ हैं कि कभी कभी एक छोटी सी त्रुटि के कारण परीक्षा परिणाम में 5 से 10 वर्ष तक का विलंब हो जाता है। सुरक्षा और सघन पर्यवेक्षण के लिए यह जरूरी है कि परीक्षा चुनिंदा केंद्रों में ही की जाए, खास तौर पर जिला मुख्यालयों पर परीक्षा हो, ताकि वहां पर जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निकट से नजर रखें। अगर 2,50,000 जैसे बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हों तो ऑफलाइन परीक्षा में भी एक से अधिक पाली में परीक्षा आवश्यक हो जाती है। इस तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपरिहार्य हो जाती है। ऑनलाइन परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभियान चलाने का नकल माफिया का मंतव्य यही होता है कि परीक्षाएं कमजोर पर्यवेक्षण और कम नियंत्रण वाले स्थान पर हों, क्योंकि ऐसी ढीली ढाली परिस्थितियों में पेपर लीक व बड़े पैमाने पर नकल कराना आसान होता है। दूसरे असामाजिक तत्व परीक्षा की गति को धीमा कराना चाहते हैं ताकि उसमें 2 से 5 वर्ष तक लग जाएं, जिससे छद्म संस्थाओं को फायदा हो। इस लेट लतीफी से योग्य उम्मीदवारों का केवल नुकसान ही होता है। परीक्षाओं के नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला समझना जरूरी है, जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया है। गणना का फार्मूला यह है कि प्रत्येक पाली के औसत अंक को सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक से एक समान औसत निकाला जाता है। कठिनतर पालियों के नॉर्मलाइज्ड अंक वास्तविक अंकों से अधिक होते हैं और आसान पालियों के नॉर्मलाइज्ड अंक कम होते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि अभ्यर्थियों के बीच यानी समूहों में कमोबेश एक सी बुद्धिमत्ता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग काफी मेहनत करता है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा स्कूल कॉलेज में प्राप्त किए गए अंकों पर विचार पर एक बुद्धिमत्ता इंडेक्स का आकलन किया जाता है। उम्मीदवारों का वितरण इस तरह किया जाता है कि प्रत्येक केंद्र और पाली में एक सी बुद्धिमत्ता इंडेक्स के अभ्यर्थी हों। प्रत्येक केंद्र में आरक्षित और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का वितरण भी समान रूप से किया जाता है। देश की कई ऑनलाइन परीक्षाओं में इस तरह की शेड्यूलिंग इतनी सावधानीपूर्वक नहीं की जाती, जिससे नॉर्मलाइजेशन में विचलन का स्तर ±40 अंक तक हो जाता है। लेकिन इस आयोग में इस पक्ष पर पूरा ध्यान दिया जाता है।
अब एक से अधिक पाली की परीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं अतः नॉर्मलाइजेशन को रखना भी अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता व शून्य भ्रष्टाचार की नीति से कराए गए चयनों को अभ्यर्थी स्वयं जानते हैं अतः अनर्गल बातों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह आयोग की चयन प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा कर अनुशासन से चयन प्रक्रिया में भागीदारी करते रहेंगे। वह ऐसे झूठे अभियानों का समर्थन नहीं करेंगे। एस राजू अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये देख लेंगे जूनियर इंजीनियर एग्जाम मार्क शिफ्ट एक्चुअल मार्क इन्होंने जो है इंडेक्स दिया है कि देख सकते हैं कि कितना कितना अंतर आया था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अकाउंट क्लर्क का दिया है जो अभी वर्तमान में गया है। उसके अलावा लिव स्टॉक जो है एलओ का दिया है दोस्तों। उसके अलावा स्टेनोग्राफर एग्जाम दिया है दोस्तों हाईकोर्ट वाला, नहीं सॉरी ये 158 वाला। उसके बाद दोस्तों दिया है इन्होंने फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी, हमने पूरी आपको बता दी है। कैसी लगी कमेंट करिएगा, जो भी माइंड में सवाल हो कमेंट करिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।